नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज़ में। तो हम चैप्टर 4 रीतकाल पे बात कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस जो है कल हम डिस्कस कर चुके थे। आज उसके आगे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा में आए हुए हैं और आने की संभावना है उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। पहला कथन है, तर्क है कि यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो ये दोनों कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृत बनी रहेगी। तर्क कहता है, क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सही हैं। स्थापना क्या कहता है, कह रहा है कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनेगी जब तक स्वीकृत बनी रहेगी। यानी कि कवि कविता तो करता है, लेकिन अगर जनता अपने हृदय में उसको नहीं उतारती है तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार नीचे तर्क दिया गया है कि क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता तक नहीं है। दोनों ऑप्शन सही हैं। ये जो है पहला जो स्थापना था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें लगेगा कि ये घनानंद का है, कभी लगेगा कि बोधा का है, कभी लगेगा कि आलम का है। तो ये पंक्ति जो शुक्ल की बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा है, तो किनके, वो है आलम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रजनाथ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1689 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। तो शुक्ल जी किसके बारे में कहते हैं, अर्थ सौष्ठव, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही मिलता है। ये प्रतिभा के बड़े, ये कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। ये इम्पोर्टेंट कथन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये अक्सर पूछा जाता है, रिपीटेड है। तो ये है देव के बारे में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देव के बारे में शुक्ल जी कहते हैं।
तो चलिए जो है और कथन देख लेते हैं कि शुक्ल जी देव के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। श्रृंगारी तो है लेकिन प्रेम के ऊपर भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। यह कथन देव के बारे में किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा कथन है कि रीत काल के कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मति राम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। रामचंद्र शुक्ल ये किसके बारे में कह रहे हैं? तो मति राम के संदर्भ में कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला कथन है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये किसके बारे में कहा? ये भी इम्पोर्टेंट, वैसे भी रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो है हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो वो है भूषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? यहाँ पे सेनापति के बारे में बताना है। तो पहला है, ए है कि कवित्र रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। सही है कि गलत है आपको बताना है, ठीक है। फिर है कवित्र रत्नाकर आद्यंत रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। ये सही है या गलत? इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट रीत वर्णन में है। ये सही है कि गलत? श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। तो यहाँ पे सही नहीं है बताना है, तो इनका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आद्यांत रामचरितमानस और राम भक्ति कविता से ओतप्रोत है कवि रत्नाकर, यही गलत है। जबकि कवित्र रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध कृति किनकी? सेनापति की। और इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन, सबको पता होगा कि सेनापति जाने जाते हैं। और जो है श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार। सेनापति का कौन सा अलंकार सबसे प्रिय है? तो वो है श्लेष। सा से सेनापति और सा से ही श्लेष अलंकार है। तो ऐसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे कवित्र रत्नाकर रचना के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसके विषय में बताएं। तो इसमें लिखा है कि इसके पहले तरंग के संख्या 5 में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कवित्र रत्नाकर के कौन से छंद संख्या में पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख है? तो छंद संख्या 5 में है। और कितने तरंगों में है? 5 तरंगों में कवित्र रत्नाकर विभाजित है। पहले तरंग में कुल कितने कवित्व हैं? 96, जिसमें श्लेष वर्णन है। दूसरे तरंग में 74 कवित्व हैं जिसमें श्रृंगार वर्णन है। तीसरे में कुल 62 छंद है जिसमें ऋतु वर्णन है। चौथे में 76 छंद है जिसमें राम कथा का चित्रण है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कवित्र रत्नाकर के कौन से तरंग में राम कथा का चित्रण किया गया है? तो वो हो जाएगा चौथे तरंग में। और चौथे तरंग में कितने छंद हैं? तो 76 छंद हैं। इसमें ओज गुण की प्रधानता कुछ में है। और 5वां इनका तरंग क्या है? 5वें तरंग में कुल 86 छंद हैं जिसमें राम रसायन का वर्णन है। तो 5वें में किसका वर्णन है? राम रसायन का। राम कथा का वर्णन चौथे में है, ठीक है। ऋतु वर्णन किस में है? तो तीसरे में है।
और जो है श्रृंगार का वर्णन दूसरे में है, श्लेष वर्णन जो है पहले में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इनके कविता रत्नाकर के विषय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आगे की कवि रिझें तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है। तो यहाँ पे इस काव्यांश के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे हो जाएंगे भिखारी दास। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सा भाव है, तो इसमें आत्मसमर्पण है ना। चलिए देखते हैं भिखारी दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो भिखारी दास कहाँ? प्रतापगढ़ यूपी में जन्मे और जो है 1725 में इनका जन्म हुआ, 1760 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रस सारांश, छंदारणो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अमरकोश, शतरंज शतिका आदि जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है। तो यहाँ पे हिम्मत बहादुर बिरदावली जो है वो प्रबंधात्मक रचना है, यानी कि ऑप्शन सी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते, इसलिए जितनी भी रचनाएं हैं वो कैसी रचना है ये जरूर याद रखिएगा। प्रबंधात्मक है या खंड काव्य है, ठीक है, या गीत काव्य है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर बिरदावली रीतकालीन प्रबंधात्मक रचना है, जिसमें छंद कितने हैं? 211 छंद हैं। छंदों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इस रचना में कितने छंद हैं, यहाँ से भी पूछा जाता है। तो इसमें हिम्मत बहादुर बिरदावली में कितने हैं? 211 छंद हैं। हिम्मत बहादुर का शौर्य का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विज्ञान गीता के रचनाकार हैं, तो कौन है? हमारे केशवदास हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये तो सबको पता होगा। रचनाओं के विषय के बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि विषय भी पूछा जाता है। तो आचार्य केशवदास का जन्म कब हुआ था? 1555 में। कहाँ पे हुआ था? ओरछा में। ये ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि केशव दास थे। निधन इनका 1617 में हुआ था। केशवदास अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। तो ये अलंकारवादी संप्रदायवादी आचार्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और छंदों के अधिक प्रयोग के कारण कुल जो है कितना? 1717 छंद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। किस लिए कहा है? क्योंकि इसमें 1717 छंद, इसलिए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी रामचंद्र का क्या बोलते हैं? छंदों का अजायब घर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, इसमें पूछा है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कविकुल कल्पतरु। ये जो है मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, जबकि जो है शिवराज भूषण, ललित ललाम और कविकुल कंठाभरण ये सब अलंकार निरूपित। इसमें से शिवराज भूषण बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा लगता है इसमें
वीर काव्य का वर्णन है। वीर रस तो ऐसा लग रहा है कि इसमें वीर रस का वर्णन है, इसलिए ऐसा लगता है इसमें अलंकार निरूपक नहीं है शिवराज भूषण में। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि शिवराज भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। कविकुल कल्पतरु जो चिंतामणि की है उसमें 1133 पद्य हैं, जो कितने प्रकरण में है? 8 प्रकरणों में विभाजित है। इस ग्रंथ का समय क्या है? 1707। कितने प्रकरण हैं इनमें? तो 8 प्रकरण है। प्रथम प्रकरण में काव्य भेद काव्य लक्षण से संबंधित है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रथम प्रकरण में क्या है। कभी अगर डीप पूछा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर द्वितीय एवं तृतीय प्रकरण में शब्द अर्थ सहित अलंकार निरूपण है। चतुर्थ में काव्य दोष विवेचन से संबंधित है। पंचम में इसके 3 भाग हैं, जिसमें शब्दार्थ निरूपण ध्वन भेदाभेद विवेचन है। कविकुल कंठाभरण, ये कविकुल कंठाभरण और कविकुल कल्पतरु ये मिलती जुलती रचनाएं हैं, तो इसे जरूर याद रखिएगा। इसमें कंठा आ जाए वो दूल्हा की है, ऐसे याद कर लीजिएगा। शिवराज भूषण में छंद देख लेते हैं कितना है। ये 1730 में लिखा गया है। इसमें 385 छंद हैं। कवि तो सवैया छंदों उदाहरण दिए गए हैं इसमें। ललित ललाम किसकी है? तो वो है मतीराम की। यहाँ पे चंद्रालोक दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रालोक एवं कुलेयानंद नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। किसमें? ललित ललाम में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? तो वो हो जाएगा वृत्ति विचार। भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत की है, न कि भूषण की। इम्पोर्टेंट है। भाषा भूषण किसकी है? जसवंत की है। और काव्य रसायन किसकी है? काव्य रसायन देव की है। और यहाँ पे जो है काव्य निर्णय भी हम लोग पढ़े थे ना, तो ये है भिखारी दास का। इसमें काव्यांग निरूपक मिलता है। वृत्ति विचार किसका है? तो वृत्ति विचार किसका है? सुखदेव मिश्र का है। सारे इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा पद्माभरण। पद्माभरण जो है अलंकार निरूपण है। ये किसका है? पद्माकर का है। पद्माभरण कब लिखा गया था? तो 1810 में लिखा गया है। और यहाँ पे जो है जगत विनोद और जो है सुख सागर तरंग और सुधा निधि ये किसकी रचनाएं हैं? तो जो है जगत विनोद जो है इन्हीं का है, पद्माकर का। और जो है सुख सागर तरंग जो है देव की रचना है। और ये सुधानित किसकी है? तो उसकी है। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए इतना डिटेल से बता रहे हैं। नहीं तो भी क्वेश्चन ही पढ़ते जाएं जल्दी जल्दी और ख़त्म कर दें।
क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके इर्द गिर्द जो है उनको बहुत ज़रूरी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा तोस कवि जो है नहीं है, जबकि प्रताप शाही, भिखारी और सोमनाथ हैं। सर्वांग निरूपक ग्रंथ सोमनाथ का जो है बृहस्पति निधि है सर्वांग निरूपक। भिखारी दास का जो है काव्य निर्णय में सर्वांग निरूपक है। सर्वांग का मतलब सभी अंग होता है। और प्रताप शाही जो है, प्रताप शाही का काव्य विलास में सर्वांग निरूपक है। और सूरत मिश्र के काव्य सिद्धांत। रीत काल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। ये है कि सजीव श्रृंगार की एक अदम लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। तो ये बात सही है। जैसे युद्धों का वर्णन किया जाता है तो जैसे लग रहा है कि आंखों के सामने ये हो रहा है अगर हम लोग कविताएं पढ़ते हैं। और जो है बी है कि कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं, तो ये भी सही है। सी है कि इस काल के रीत ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त है, मुक्त नहीं है, कुछ अंश है उसमें, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो है ऑप्शन डी क्या है, इसमें है कि रीति काव्य के विषय में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यही जो है गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है? तो ये मिश्र बंधु का कथन है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि मिश्र बंधु क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। तो चलिए आप लोग जानते होंगे कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ, क्योंकि ये पूछा जाता है एक आदिकाल और रीतिकाल, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो आदिकाल को किसने क्या कहा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और रीतकाल को किसने क्या कहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्रृंगार काल जो है रीतकाल को विश्वनाथ प्रसाद मानते हैं। ये कोई कह सके श्रृंगार काल, ये जो है एडवाइस है, सलाह किसने दिया था? तो हमारे शुक्ल बाबा ने दिया था। ये क्वेश्चन अभी जब आदिकाल हम पढ़ाए थे तो आया था, तो वहाँ पे गलत था, लेकिन आयोग ने सही माना है। तो यहाँ पे फिर है रसाल जो है रीतकाल को क्या मानते हैं? कलाकाल नाम दिया है। और डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण रीतिकाल को मान्यता प्रदान की है, जिसका समर्थन डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मती राम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? तो ये हो जाएगा जगत विनोद के संदर्भ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यह कथन किसका है पूछा गया है।
तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है। सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ शुक्ल का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो चलिए देख लेते हैं कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा कि अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो लिखा गया है कि उत्तर मध्य काल के प्रकरण 1 में उन्होंने बताया कि इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, किंतु यह प्रवाह केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला बल्कि उनके 50 वर्ष पीछे एक भिन्न आदर्श के आधार पर है। अगला कथन किसका है? तो अगला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कहते हैं कि साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है, सोचा है और समझा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता में डॉक्टर नगेन की रसवादी आलोचना दृष्टि परिपक्व होती है। विश्वनाथ प्रसाद जी का मानना है कि यदि रीतकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो न किसी रूप या परिणाम में श्रृंगार अवश्य मिलेगा। ये किसका कथन है? तो विश्वनाथ प्रसाद का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। आ है कि रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है, तो ये जो है कथन सही है। बा क्या कह रहा है कि उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है, तो ये भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आ बा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा भूषण के रचनाकार हैं, तो भाषा भूषण के रचना भूषण नहीं है, जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1626 में मारवाड़, तो निधन 1688 में। जसवंत के जो है प्रसिद्ध रचित ग्रंथ में भाषा भूषण है, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत सार आदि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अजायब घर तो आप लोग ने भी पढ़ा है ना, ऊपर जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसमें कितने छंद हैं? 1717 छंद हैं। ठीक है। और यहाँ पे शुक्ल जी का कथन है कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों से बात निकाल कर संवाद करते हैं, बातों से बात निकाल कर संवाद करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रीति काल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला है? तो वो हो जाएगा 2 शताब्दियों। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो यहाँ पे अंग दर्पण जो है अलंकार नहीं, जबकि ये है नायिका भेद ग्रंथ। अंग दर्पण किसका है? तो रसलीन का है। कब लिखा गया? तो 1737 में लिखा गया है। रसलीन का मूल नाम गुलाब नबी था। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जब डिटेल में पढ़ो तो ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल इसके आगे PYQ पे डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो फिर अगर कक्षा
क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सफलता सीरीज में अवश्य जुड़ें, क्योंकि PYQ के थ्रू ही हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं।